So let's start with today's lecture, that is about case history form, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारा एक साइकोलॉजिस्ट का टास्क होता है कि किस तरह से अपने क्लाइंट से हमने उसकी हिस्ट्री लेनी है ताकि हम बेहतर तरीके से उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्लान कर सकें. So what is a case history? Case history is the record of past problems or events that the client have experienced. The type of information contained in case histories may vary depending on the organization that is maintaining the records. ठीक है, case history किसी भी ऐसी organization का basic principle होता है जहाँ पे उन्होंने patient के या clients के record रखने होते हैं और उनको फ्यूचर में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिकल देखें तो मेडिकली भी कुछ पेशेंट्स की जो है वो केस हिस्ट्री ली जाती है कि आपको पास्ट में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनका प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है उससे कोई कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, इसी तरह से साइकेट्री या साइकोलॉजिस्ट के स्टेज पर भी आकर केस हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना केस हिस्ट्री फॉर्म डिफरेंट होता है डिपेंडिंग द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग. ठीक है, देन मेंटेनिंग कंप्लीट केस हिस्ट्रीज इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज टू द क्लाइंट. बगैर केस हिस्ट्री के या बगैर डिटेल्ड पास हिस्ट्री के हम क्लाइंट्स को बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते. A complete case history can help organizations in many different fields determine the best way to serve clients now and in the future. Next हमारे पास आ जाती है basic information that include in case history form. Basic जो mostly case history form में present होता है वो सबसे पहले client का basic statistical data होता है जिसमें client की का name, उसकी age, उसका gender, address, phone number, occupation जो भी उससे related information होती है सबसे पहले हम वो ले लेते हैं. ठीक है, फिर क्लाइंट की अपनी पास्ट की हिस्ट्री. ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट अगर कोई इसी से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो क्लाइंट का, उसका कोई साइकेट्रिक इशू था तो उसी की हम डिटेल ले लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं कि क्या आपने कभी अपना कोई ट्रीटमेंट करवाया है इससे रिलेटेड, पहले कोई मेंटल इशू था और अगर था तो उसके ऊपर उसके लिए आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था या नहीं और कौन सा ट्रीटमेंट लिया था. अगर कोई मेडिकेशंस हैं तो हम वो भी पूछ लेते हैं और उससे क्या उनको बेहतरी फील हुई थी वो भी हम जो है वो नोट कर लेते हैं. ठीक है, फिर उनकी मेडिकल इलनेसेस की हिस्ट्री भी हम लेते हैं और जो उनकी प्रेजेंट कंप्लेन्स होते हैं उसकी भी हिस्ट्री ले लेते हैं कि आपकी ड्यूरेशन क्या थी कंप्लेन की, आपको कब से स्टार्ट हुआ, उसकी शिद्दत क्या थी. ठीक है, तो इस तरह से हम उनकी जो प्रेजेंट सिम्टम्स वो हमें बताते हैं उनकी भी हिस्ट्री ले लेते हैं. फैमिली हिस्ट्री, स्कूल हिस्ट्री, जॉब हिस्ट्री या फिर पेशेंट के या क्लाइंट के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उनके इंटरेस्ट, उनकी डेली रूटीन, उनका बिहेवियर, उसमें मॉडिफिकेशंस किस तरह से होती हैं, उनकी थॉट पैटर्न्स कैसी हैं, ये सारा कुछ हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं. अब इसमें आ जाता है मेथड्स फॉर टेकिंग केस हिस्ट्री. ठीक है, कुछ डिफरेंट तरीके के मेथड्स होते हैं जिससे हम अपनी केस हिस्ट्री ले सकते हैं. सबसे पहले इंटरव्यूज आ जाते हैं. ठीक है, इंटरव्यू का ये फायदा होता है कि हम क्वेश्चनिंग के साथ साथ क्लाइंट को डीपली ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं. ठीक है, हम उनके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके जो बात करने का तरीका होता है, उनका बैठने का तरीका होता है. तो इंटरव्यूज आर रियली वेरी इफेक्टिव. By interviewing first-time clients, organizations can gather basic information pertaining to clients, their concerns, and their lifestyles. They can also determine whether clients have used the services of similar organizations. अगर पहले उन्होंने कोई psychiatric services ली हुई हैं तो हम वो भी पूछ लेंगे. And if they have, they can encourage clients to release this information to them to add to their केस हिस्ट्रीज. नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है क्वेश्चनर्स का. ठीक है, क्वेश्चनर्स जो हैं वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, वो इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड हो सकते हैं. स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर्स वुड बी आस्क्ड ड्यूरिंग फेस टू फेस इंटरव्यू. और तीसरा मेथड जो है वो कम्बिनेशन है इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर्स का, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और मोस्टली यही यूज होता है. Combining these two methods is perhaps the best way to gather data for case histories. ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंट की पूरी डिटेल्ड केस हिस्ट्री अपने पास ले सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. तो ओपन एंडेड से क्या मुराद है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर दोज दैट प्रोवाइड रिस्पोंडेंट्स विद द
क्वेश्चन प्रॉम्प्ट, यानी प्रॉम्प्टली उनसे फौरन क्वेश्चन किया जाता है, एंड प्रोवाइड देम अ स्पेस इन विच टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप कोई डायरेक्शन नहीं देते, क्लाइंट की अपनी मर्जी है वो आपको कितनी, कैसी और कहाँ कहाँ वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह से जो इसके ऑपोजिट है वो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। दे आर अल्टरनेटिवली प्रोवाइड अ क्वेश्चन प्रॉम्प्ट एंड आस्क रिस्पोंडेंट्स टू चूज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल रिस्पॉन्सेज। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आया है और आप इससे सवाल कर रहे हैं, ओपन एंडेड है, कि आपकी नींद कैसी है। ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, अब क्लाइंट की मर्जी है वो आपको अपनी नींद के बारे में किस तरह से एक्सप्लेन करेगा कि मैं इतने घंटे सोता हूँ, मुझे अच्छी नींद आती है, मुझे बुरी नींद आती है, या मैं बार बार उठ जाता हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता सोने के बाद भी। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे कोई क्लोज एंडेड क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कितने घंटे सोते हैं, ठीक है, दिस इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि आप उसको, उसके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो गए हैं, उसने उसी तरह के क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपने उससे पूछा है। बट जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और आप उससे क्लाइंट की जो थॉट पैटर्न है वो भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने केस हिस्ट्री फॉर्म को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पहले कौन से चीज़ें हम पूछते हैं और फिर बाद में हम कौन सी चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार डिस्कस करना चाहूँगी कि केस हिस्ट्री के लिए सबसे पहले हमारी अपने क्लाइंट के साथ रेपो बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रेपो बिल्डिंग में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रस्ट है, वो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी है, कि हम उनकी बातों को जो है वो अपने पास रखें, उनको आगे फॉरवर्ड ना करें, किसी के साथ डिस्कस ना करें। तो जितनी ज़्यादा हमारे क्लाइंट से हमारी रेपो बिल्ड होगी, हमारा ट्रस्ट डेवलप होगा, उतना उतना ज़्यादा जो है वो क्लाइंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्टार्ट के सेशंस में क्लाइंट हेजिटेट करता है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कुछ सेशंस गुजर जाते हैं, आपकी क्लाइंट से बातें होती हैं, आप उनको स्पेशली आप उनको साइको एजुकेट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम के बारे में उनको एजुकेट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करता है और आपसे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने केस हिस्ट्री फॉर्म की तरफ। ठीक है, आप देख रहे होंगे पहला इसका पेज। और एक और बात, मैंने जैसे स्टार्ट में भी बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन की जो केस हिस्ट्री फॉर्म्स हैं या इनटेक फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, अकॉर्डिंग टू देयर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बेसिक है, इसमें और चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं किसी फॉर्म में, और किसी फॉर्म में कुछ चीज़ें स्किप भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऊपर फाइल नंबर। ठीक है, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं वहाँ पर जो भी पेशेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर है या फाइल नंबर है वो आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 001 या जो भी आपको कहा जाए उस तरह से आप पेशेंट की फाइल नंबर को नंबर दे सकते हैं। देन आपकी डेट आ जाएगी, डेट वो आएगी जिस दिन आप क्लाइंट के साथ अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा क्लाइंट का नेम, फिर उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, फिर उसका मैरिटल स्टेटस। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर सिंगल, एम स्टैंड फॉर मैरिड, डी स्टैंड्स फॉर डिवोर्स्ड एंड एसईपी स्टैंड्स फॉर सेपरेटेड। ठीक है, तो ये आप टिक आउट कर लेंगे जो भी क्लाइंट का स्टेटस होगा। प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दोनों जो है वो हमने लेने हैं लाजमी। जो प्रेजेंट एड्रेस होगा और जो परमानेंट एड्रेस होगा ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है, उसकी कल्चरल सेटिंग कैसी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो हैं या थिंकिंग पैटर्न्स वो कल्चर से रिलेटेड होते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट किस एरिया से है और उसकी थॉट्स और उसके इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, तो ये एड्रेसेस जो है वो फिर हम नोट डाउन कर लेंगे। क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी एजुकेशन, क्लाइंट की एजुकेशन, उसकी ऑक्यूपेशन, फादर्स नेम। ठीक है, क्लाइंट का फादर्स नेम, फादर की एज, फादर की एजुकेशन, फादर की ऑक्यूपेशन, इसी तरह से मदर की भी इंफॉर्मेशन, उनकी एज, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट जो है वो स्पाउस नेम, अगर क्लाइंट मैरिड है तो स्पाउस नेम, उनकी एज, उनकी एजुकेशन और उनकी ऑक्यूपेशन।
ठीक है। सिबलिंग्स, ठीक है, क्लाइंट के सिबलिंग्स, एम स्टैंड्स फॉर मेल यानी ब्रदर्स, ठीक है, अगर नंबर ऑफ ब्रदर्स आपने लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अगर भाई हैं, 3 भाई हैं, तो एम के आगे हम 3 लिख देंगे। और अगर फीमेल हैं, सिस्टर्स हैं, तो फिर हम नंबर ऑफ सिस्टर्स या नंबर ऑफ ब्रदर्स यहाँ मेंशन कर देंगे। एंड फिर क्लाइंट का अपना बर्थ ऑर्डर, ठीक है, बीओ स्टैंड्स फॉर बर्थ ऑर्डर, क्लाइंट का बर्थ ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद अगर क्लाइंट मैरिड है तो उसके चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम लिखते जाएंगे, ठीक है। पहले उनका जेंडर स्लैश उनकी एज, ठीक है, जितने अगर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है उसका जेंडर मेल और फीमेल एम और एफ लिखकर, बॉय और गर्ल लिखकर हम उस स्लैश में उसकी एज लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको फिल कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैमिली स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर है या ज्वाइंट, ठीक है, ये पूछ लेना है। हेड ऑफ द फैमिली कौन है और अर्निंग मेंबर्स की तादाद क्या है, ठीक है। अगर क्लाइंट आपको बता रहा है तो ठीक है, अगर हेजिटेट करे तो अभी आप उसको छोड़ दें। इनकम ग्रुप भी अगर क्लाइंट आपको इजीली बता रहा है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सालाना आपकी एवरेज इनकम ग्रुप क्या है या मंथली क्या है। अगर क्लाइंट बता रहा है तो ठीक है, वरना हम इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट आ जाती है हेरिटेज, इसमें कास्ट या कल्चर के बारे में आप पूछकर यहाँ मेंशन कर देंगे। लैंग्वेजेस आ जाएंगी, इसमें उनकी मदर टंग भी हो सकती है और दूसरी लैंग्वेजेस जो उनको आती हो वो हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है फर्स्ट ही सेशन में आप सारी इंफॉर्मेशन लेते जाएं, आप टाइम टू टाइम दूसरे सेशन में या तीसरे सेशन में जाकर जो अभी आपको लग नहीं रहा कि ज्यादा नेसेसरी है, आप थोड़े टाइम बाद भी जब आपकी अच्छी सी रेपो बिल्ड हो जाए आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपेरेंस आ जाएगी। अपेरेंस आपने क्लाइंट से नहीं पूछनी कि आपकी अपेरेंस कैसी है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोड वर्ड जो है वो यूज कर लेना है। अगर क्लाइंट बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड है, नीट एंड क्लीन है, आप लिखेंगे वेल कैम्प्ड, ठीक है, KEMPT कैम्प्ड, वेल कैम्प्ड। अगर क्लाइंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि नीट एंड क्लीन नहीं है और जो है आपको लग रहा है कि क्लाइंट जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है कि उसको अपनी जो उसकी अपेयरेंस है उसका इतना ख्याल नहीं है, तो फिर वहाँ पे हम अनकैम्प्ड मेंशन करेंगे। और अगर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ना अच्छी है ना बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, तो फिर हम वहाँ पर कैम्प्ड मेंशन कर देंगे, ठीक है, अपेयरेंस में। इन्फॉर्मेंट्स नेम वो होगा जो क्लाइंट के साथ आएगा, जो आपको उसकी केस हिस्ट्री बता रहा हो थोड़ी बहुत ना, कि ऐसे हुआ था फिर ऐसे हुआ था, क्योंकि समटाइम्स ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा मेंटल इशू के साथ होते हैं और वो अपनी बात खुद आपके साथ कन्वे नहीं कर पा रहे होते, तो उनके साथ उनका कोई होता है क्लोज वन जो उसको लेकर आता है। फ्रेंड भी हो सकती हैं, वो पेरेंट्स में से भी हो सकते हैं, वो कोई भी जो भी इंफॉर्मेंट है, आपने यहाँ पे उसका नाम लिख देना है और नेक्स्ट उसमें उसका रिलेशनशिप बता देना है और फिर इंफॉर्मेंट का एड्रेस या फोन नंबर, ठीक है। और अगर उसको किसी ने रेफर किया है, जैसे आजकल अगर ऑनलाइन सेशंस भी ले रहे हैं तो रेफर्ड बाय आपको, आप देख सकते हैं वो रेफर्ड बाय कहाँ से हुआ है, इनको किसने रेफर किया था, किसी फ्रेंड ने, या अगर वो खुद से आए हैं तो वहां पर सेल्फ अप्रोच जो है वो मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारी ये डेमोग्राफिक्स हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केस हिस्ट्री। जो क्लाइंट जिस इशू के साथ आया है वो आपको जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा है अपनी प्रॉब्लम, ठीक है, जिस तरह से बोल रहा है, उसकी जो वर्डिंग है, उसकी जो उसमें उसने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, जो उसका वर्बेटम है, वो उसी के लैंग्वेज में, उसी के वर्ड्स में जो है वो हमें लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। जो उसकी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सारी एज इट इज हमने यहाँ पर लिख देनी है, जो भी सिम्टम्स वो हमें बताएंगे, ठीक है। देन आ जाती है हिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट्स, जो उसने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ठीक है। ड्यूरेशन सबसे पहले आपने उसकी नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले जो भी उसने आपको अपनी परेशानी बताई है, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मैं हर वक्त आने वाली चीजों को लेकर खौफजदा होती हूँ, ठीक है। इन सारी चीजों की आपने ड्यूरेशन पूछ लेनी है कि आपके साथ कब से ऐसा हो रहा है, ठीक है। और चेंजेस इन नेचर, उसकी इंटेंसिटी, कभी गुस्सा ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, ठीक है। ये चीजें हमने उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रिक्वेंसी को हमने जो है पूछ लेना है, ठीक है। और इसके अलावा के अगर कोई पास्ट साइकोलॉजिकल इश्यूज थे तो वो क्या थे और उनकी नेचर कैसी थी, ठीक है। अगर कोई अटैक्स का इशू है
पैनिक अटैक्स का इशू है या फिट्स का इशू है, या क्लाइंट ने बताया मुझे चक्कर बहुत आते हैं, तो हम पूछ सकते हैं कि ये नंबर ऑफ अटैक्स कितने होते हैं, एक दिन में कितने होते हैं, या इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है हिस्ट्री ऑफ प्रायर मेंटल प्रॉब्लम्स। पीछे हमने पूछ लिया था कि कोई प्रॉब्लम थी, उसकी नेचर कैसी थी, अब यहाँ पर हम उनकी डिटेल हिस्ट्री ले लेंगे। ठीक है, डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट, सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स। अगर तो उनका मसला अभी तक चल रहा है और उन्होंने पहले भी उस मसले के लिए कोई मेडिसिन ली थी, कोई साइकेट्रिक के पास गए थे, तो वो हमने लिख देना है। ठीक है, डिटेल ऑफ ट्रीटमेंट लिख देनी है हमने उनकी, कि वो पहले फलां साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, वो पहले किसी जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे, उन्होंने थेरेपी ली थी, फ्रॉम होम किससे ली थी, कितने ड्यूरेशन के लिए ली थी, क्या ट्रीटमेंट था, नेचर ऑफ ट्रीटमेंट, मेथड्स क्या थे, मेडिकेशंस थी या सिर्फ थेरेपी थी, उसके मेडिसिन के नेम्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना समटाइम्स जो है ड्रग्स की वजह से भी कुछ मेंटल कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, या रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से भी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ट्रीटमेंट लेने की वजह से भी कुछ मेंटल इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फेथ हीलिंग में क्या है कि अगर आप समटाइम्स, आपको तो पता है हमारे पाकिस्तान में मोस्टली अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया या इस तरह का कोई इशू हो जाए तो लोग पहले जो है वो दम वगैरह करवाने और इधर उधर जाते हैं। तो हम पूछ लेंगे कि क्या कभी आपने किसी बुजुर्ग से या किसी जो है वो पीर से या इस तरह किसी से आपने कभी अपना इलाज कराया, किसी हकीम से अगर कराया है तो उसकी नौयत क्या थी, उसमें क्या मेडिकेशंस थी, और उसका क्या तरीका था, और आपको कितनी बेहतरी फील हुई उस ट्रीटमेंट से। ठीक है, और सारे ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्सेज हम उनसे पूछ पूछ लेंगे कि अगर साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी ली थी उसका कैसा रिस्पॉन्स था, या कोई एडवर्स रिएक्शन या साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। ठीक है, और अगर क्लाइंट कहे कि मैंने पहले कभी किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास चेकअप नहीं करवाया हुआ, मैंने थेरेपी नहीं ली हुई, तो हम इस पोर्शन को स्किप कर देंगे। ठीक है, बट अगर कोई है तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ ब्रैकेट में आगे है वो हमने सारी फिल कर दी है। हिस्ट्री ऑफ मेडिकल इलनेसेस, ठीक है, जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, मोस्ट रीसेंट फिजिकल एग्जाम, आप लास्ट टाइम कब किसी फिजिशियन या डॉक्टर के पास गए थे, ठीक है, क्या इशू था, उसकी कोई मेडिसिन दी थी और क्या अभी तक जारी है, अभी तक आप कोई दवाई ले रहे हैं, ठीक है, आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या क्या थी उस टाइम पे, या फिर पास्ट में चाइल्डहुड से लेकर अभी तक आपको कोई ऐसी सीरियस बीमारी तो नहीं हुई, फॉर एग्जांपल जैसे एलर्जीज हो जाती हैं, ठीक है, सीजनल एलर्जीज होती हैं, पर्सन किसी चीज़ से एलर्जिक होता है, डायबिटीज, इस तरह की बातें, इस तरह की इलनेसेस जो हैं, टाइफाइड, डायबिटीज, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम क्लाइंट से पूछ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर वही बात कि आपकी भूख कैसी है, ठीक है, ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स, अगर इसमें कोई इशू है, आपको खाने पीने में कोई इशू तो नहीं होता, डाइजेशन का कोई इशू तो नहीं है, या आपको ऐसा कोई इशू तो नहीं है कि आपको नींद ना आती हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीजें पूछ लेंगे। या फिर यूज ऑफ स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल या ड्रग एब्यूजेस, कोई इस तरह की कोई हैबिट्स तो नहीं है, अगर है तो वो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, अ, और आपका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, पहले तो हम ये डिटेल ले लेंगे, आपकी फैमिली में कौन कौन होता है और आपका उनसे कैसा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं कि आपका घर में सबसे अच्छा रिलेशनशिप किसके साथ है और क्यों है। ठीक है, या फिर आपका घर में सबसे बुरा रिलेशनशिप, या कह सकते हैं कि कम रिलेशनशिप किसके साथ है और इसकी क्या वजह है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे फैमिली मेंबर्स के बारे में। उसके अलावा हम माइग्रेशंस के बारे में पूछ सकते हैं, अगर क्लाइंट ने आपको अपना प्रेजेंट और परमानेंट डिफरेंट एड्रेस बताया तो हम वहां से कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि आपकी माइग्रेशन की वजह क्या थी, कोई गांव से आप शहर क्यों आ गए, या शहर में अंदरूने शहर आपने यहाँ से उस एरिया में घर क्यों शिफ्ट किया। ठीक है, इसकी वजूहत जान सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई बर्थ होती है, कोई बड़ा है, यानी कोई आफ्टर जो है एडल्ट के क्लाइंट है, एडल्ट एज के, तो आप पूछ सकते हैं आपकी फैमिली में जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है, कोई बर्थ होती है, तो आपको कैसा फील होता है, किसी की शादी होती है तो आपको कैसा फील होता है, आप क्या सोचते हैं, खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार हो जाए या किसी की डेथ हो जाए तो आप किस तरह से अपने आप को उससे बाहर निकाल लेते हैं, उस काम से क्या आप कोप कर सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, फिर जॉब्स आपने शुरू में पूछ लिया अर्निंग मेंबर्स का, अगर कोई आपको इशू फील हो रहा हो कि क्लाइंट का कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, तो यहाँ पे हम दोबारा से उसको डिग आउट कर सकते हैं कि
कितने अर्निंग मेंबर्स हैं आपके, और आपके ऊपर कितना स्ट्रेस, आप स्ट्रेस तो नहीं लेते, फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है कोई, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चनिंग करेंगे। और फिर जितने फैमिली मेंबर्स वो बताएं, आप बारी बारी सबके साथ उनका रिलेशनशिप पूछ लें। बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपके हस्बैंड के साथ कैसा है, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ कैसा है, या घर में जो जो रिलेशनशिप्स हैं, जेठानी देवरानी, इस तरह से जो भी है, आप सबके बारे में क्वेश्चनिंग करके क्लाइंट की हिस्ट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लाइंट की स्कूल हिस्ट्री, ठीक है। शुरू से जहाँ से स्कूल स्टार्ट किया, कि कौन सी एज से स्टार्ट हुआ था आपका स्कूल, और अगर कोई स्कूल चेंजिंग्स आ रही हैं दरमियान में, ठीक है, स्कूल शिफ्ट किया तो क्यों किया, क्या वजह थी स्कूल चेंज करने की, आपके मार्क्स कैसे आते थे स्कूल लाइफ में, अगर बड़े हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ का भी पूछें, ठीक है। स्कूल कोई प्रॉब्लम्स, कोई डिफिकल्टीज तो नहीं होती थी टीचर से कम्युनिकेट करने में या फ्रेंड्स बनाने में, किसी फ्रेंड से कोई जो है वो लड़ाई वगैरह तो नहीं हो जाती थी, ठीक है। आपका टीचर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था, आप अपनी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम उनकी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ का पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन कर लें, आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी, ठीक है, आपकी ओवरऑल कॉलेज लाइफ कैसी थी। वो क्लाइंट आपको खुद ब खुद, अगर कोई इशू था तो वो हो सकता है कि बताते बताते बता दे, या फिर आप जो है, अगर कोई ऐसी बात नहीं सामने आती तो आप खुद से क्वेश्चनिंग करके पूछ लें कि आपके मार्क्स कैसे थे, आपका कॉन्फिडेंस कैसा था, आप टीचर से बात कर सकते थे या नहीं, ठीक है। आपको आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता था तो आप कितने रिस्पॉन्सिव थे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें पूछ लेंगे। नेक्स्ट, अगर क्लाइंट जॉब है क्लाइंट की तो हम जॉब हिस्ट्री लेंगे, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब कैसी है, जैसे स्कूल चेंजिंग्स की है बात, वैसे हम अगर कोई जॉब भी चेंज की गई है शुरू से लेकर अभी तक, तो हम उसकी रीजन भी ले लेंगे कि रीजन फॉर जॉब चेंजेस क्या है, और क्या आप अपनी जॉब से खुश हैं, क्या आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है आपकी जॉब। समटाइम्स ये होता है कि लोग मजबूरी से कोई जॉब कर रहे होते हैं जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होती है, ठीक है, उसका उनमें इंटरेस्ट नहीं होता, बट क्योंकि दे नीड मनी, तो उनको जो है वो मजबूरन जॉब करनी पड़ रही होती है, क्योंकि उन्होंने अपने फाइनेंशियल इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करना होता है। तो हम ये भी पूछ लेंगे। फिर जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे उनका रिलेशनशिप्स विद देयर कोलीग्स, विद देयर जूनियर्स, विद देयर सीनियर्स, विद देयर बॉस कैसा है, ठीक है, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई इश्यूज हों तो वो यहाँ से हम देख सकें कि क्लाइंट को कोई भी मेंटल इशू इन वजूहात से ना है। व्हाट इज सॉरी, फ्रेंडशिप हिस्ट्री की, ठीक है। तो क्लाइंट से जब हम उनकी फ्रेंडशिप हिस्ट्री ले रहे होंगे तो हमने उनसे पहले एक ओपन एंडेड क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, कि व्हाट इज फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू यू, आपके ख्याल में दोस्ती क्या है, या उसकी कितनी अहमियत है, ठीक है। तो फिर जब क्लाइंट आपको बताना शुरू करेगा तो आप पूछ सकते हैं कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, टाइप ऑफ फ्रेंड्स कैसे है, ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप की नौयत क्या है, क्या आपका कभी कोई प्री मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रहा है, तो उसकी नौयत क्या थी, ठीक है, क्या वो किस हद तक था, ठीक है, क्या वो सिर्फ मैसेजिंग की हद तक था, मिलने के हद तक था, या उसकी नौयत क्या थी, ठीक है। अगर कोई मैरिड पर्सन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई हैं या नहीं, ठीक है, और अगर नहीं है तो इसकी क्या वजह है। तो इस तरह से हम जो है क्लाइंट की हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप ले लेंगे, क्योंकि मोस्टली कभी कभी जो है यहाँ से भी इश्यूज आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो आजकल जो यूथ है उसके ये बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, ठीक है, उनकी एंग्जाइटी और उनका डिप्रेशन में जाने का एक वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई ब्रेकअप हो जाना या इस तरह से। तो हम हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है क्लाइंट की पर्सनल जो है उसकी इंटरेस्ट, उसकी डेली रूटीन के हवाले से, ठीक है। क्योंकि जब हमने क्लाइंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है, फॉर एग्जांपल हम सीबीटी अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्लाइंट को कुछ टास्क देते हैं, ठीक है, कि आपने ये टास्क करने हैं ताकि वो अपने स्ट्रेसफुल थॉट से बाहर निकल सकें और अपना ध्यान, अपनी अटेंशन, अपना फोकस किसी और काम की तरफ लगाएं, ठीक है। तो वो हम उनको होम टास्क देते हैं। वो हम किस तरह से दे सकते हैं, जब हमें क्लाइंट की लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता होंगी, हमें उसकी हॉबीज पता होंगी, हमें इंटरेस्ट पता होंगे, तो हम क्लाइंट को उसी तरह से एक ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जब हमें ये सारी नो हाउ होगी, ठीक है। अगर क्लाइंट आपको कहे, अगर फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का क्लाइंट आपको कहे कि नहीं, मुझे मेरे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैं तो आजकल कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, ना मेरी कोई लाइक्स हैं, तो आप उनसे पूछें कि
डिप्रेशन से पहले या आपका जो अभी प्रेजेंट इशू है इससे पहले आपको किन किन कामों में मजा आता था, ठीक है। आपको क्या क्या करना अच्छा लगता था, पेंटिंग, ड्राइंग, कुकिंग, गार्डनिंग, वॉकिंग, रनिंग, कैसी लाइफ थी आपकी, आप कहाँ कहाँ जाते थे, आप किससे मिलते थे, क्या रूटीन थी आपकी, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, कौन सी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, आपकी हॉबीज क्या थी, आपको आपके ख्याल में आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ठीक है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आपके ख्याल में आपके डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, आपकी वीक, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लाइंट की जो है उसकी पर्सनल हिस्ट्री ले लेंगे, ठीक है, कि आपके ख्याल में आपके मेरिट्स या आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, आप किन किन कामों में आपको बूर हासिल है, आप कौन कौन से काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि नहीं अभी आपको और मेहनत करनी है और अब आप नहीं कर पाते, वो क्या क्या बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो हिस्ट्री जो है वो क्लाइंट से उसकी ले। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी, ठीक है, डिग्री, आपके ख्याल डिग्री ऑफ रिलीजियोसिटी, ओपन एंडेड क्वेश्चन अगेन, आपके ख्याल में मजहब क्या है, ठीक है, आपके नज़दीक मजहब या दीन की क्या अहमियत है आपकी लाइफ में, कितना है, अम, क्या आप बाकायदगी से नमाज या कुरान पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो आप उसको मेंशन कर दें कि क्लाइंट का लेवल जो दीनी लिहाज से वो इतना है, ठीक है। समटाइम्स कुछ क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ होते हैं, या समटाइम्स बिल्कुल नहीं होते, तो यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमने क्लाइंट की थॉट पैटर्न्स और उसके बिलीव्स को किस तरह से ठीक करना है, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक तो उनकी थॉट्स पे ही काम करना है ना, उनके बिलीव्स पे काम करना है, तो यहाँ से हमें उनके जो है वो बिलीव्स का आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्लाइंट की बस ओरिएंटेशन जल्दी से चेक कर लेनी है, ठीक है। हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अबाउट द प्लेस के क्या आप जानते हैं अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, आप अपने क्लिनिक का नाम उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम जानते हैं, क्लिनिक का नाम जानते हैं, या अभी बता सकते हैं अभी वक्त क्या हो रहा है, ठीक है, दिन का वक्त है, रात का वक्त है, या कोई टाइम पूछ लें, या मैं कौन हूँ, ठीक है, इस तरह से क्या आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम क्या है, इस तरह से बस क्लाइंट की हम जो मेंटल प्रेजेंस है उसको चेक करने के लिए हम देख लेंगे कि क्लाइंट अवेयर है या नहीं, वो ओरिएंटेड है या नहीं, हम डिसओरिएंटेड तो नहीं है या इंटैक्ट है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट आपको सही बताता है तो हम बस लिख देंगे क्लाइंट इज इंटैक्ट, क्लाइंट ने हमें सारा कुछ ठीक बताया है। नेक्स्ट आ जाती है स्लीप, ठीक है, स्लीप में भी आप सबसे पहले ऐसे पूछ लें आपकी नींद कैसी है, ठीक है, फिर फर्दर क्वेश्चनिंग करें। अगर क्लाइंट आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा तो आप थोड़े और क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्लोज एंडेड भी कर सकते हैं, बट सबसे पहले आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन कर लें। आप इंसोम्निया के बारे में पूछ लें, नाइटमेयर्स, ख्वाब कैसे आते हैं, आपको ख्वाब आते हैं, सबसे पहले पूछें ख्वाब आते हैं, किस तरह के ख्वाब आते हैं, अच्छे ख्वाब आते हैं या बुरे ख्वाब आते हैं, और या फिर आपको नींद में चलने की आदत तो नहीं है, या नींद में बातें करने की आदत, या स्लीप से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लाइंट की अटेंशन। थोड़ा सा आपको जब आप ओरिएंटेशन पूछेंगे क्लाइंट की तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा क्लाइंट की अटेंशन कितनी है। इसके अलावा जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे क्लाइंट से, वो कितना आपको स्ट्रक्चर्ड वे में बातें बता रहा है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन या उसको चाइल्डहुड की कोई बातें आपने पूछी उसको याद है, वो अच्छे से आपको बता रहा है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि क्लाइंट की अटेंशन जो है वो ठीक है, ओके है, क्लाइंट इज फोकस्ड, ठीक है, क्लाइंट की मेमोरी, और अगर कोई इश्यूज हैं क्लाइंट की मेमोरी या आप पूछ लें आपको बातें याद रहती हैं, आपको भूलने की आदत तो नहीं है, कोई भी आपको काम हो या आप कुछ भी करने जा रहे हैं आपको सब कुछ याद रहता है, और कितना फोकस होके आप इतना काम कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई इशू है तो वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाती हैं ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस, ठीक है। इसको क्लाइंट को इस तरह से समझा सकते हैं कि क्या कभी आपको ऐसे कोई ख्यालात या ऐसी कोई सोच तो नहीं आती जो बार बार आए, ठीक है, जैसे अक्सर लोग, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अक्सर लोग बार बार हाथ धोते हैं, उनको लग रहा होता है उनके हाथ गंदे हैं, ठीक है, या फिर क्या आपको कभी कोई ख्याल बार बार आता है बावजूद कोशिश आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, या कोई ऐसा काम जो आप बार बार कर रहे हो जबकि उसकी जरूरत ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करेंगे क्लाइंट के साथ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि खुदा ना खास्ता कोई ओसीडी वाला इशू तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है परसेप्शंस, ठीक है, अगर
क्लाइंट से आप यहाँ पे भी इसी तरह से क्वेश्चनिंग करेंगे, क्या आपको कभी आवाज आई? जब खामोशी होती है तो क्या कभी आपको लगा कि आपको कोई बुला रहे हैं, आपको कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं, जबकि कोई भी ऐसी फिजिकली कोई चीज ऐसी प्रेजेंट ना हो? ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि क्लाइंट को कोई डिल्यूजन या हेलुसिनेशंस तो नहीं है, इसका कोई इशू तो नहीं है। वो विजुअल भी हो सकती है, वो सोमैटिक भी हो सकती है, वो ऑडिटरी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है उनकी प्रेजेंस सॉरी परसेप्शन का पता लग जाएगा। या फिर आप इस तरह से पूछ सकते हैं, क्या कभी आपको अपने ऊपर कुछ रेंगता हुआ महसूस तो नहीं हुआ, कुछ चलता हुआ, या इस चीज का एहसास हुआ कि आपके ऊपर कुछ चल रहा है या कुछ है? या आपको कभी ऐसी खुशबू या कोई ऐसी स्मेल कभी फील हुई हो जबकि ऐसा कुछ भी ना हो? तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ से चेक हो जाएंगी, उनकी ऑल्फैक्टरी भी, ऑडिटरी, विजुअल, सोमैटिक, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, यहाँ से हमारी जो है वो चेक हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज थॉट पैटर्न। यहाँ ये भी आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू आपकी ऑब्जर्वेशन से क्लाइंट का जो कम्युनिकेशन स्टाइल है आपके साथ, और उसका जो थॉट कंटेंट वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वहाँ से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट की बातें अनयूजुअल तो नहीं थी। ठीक है, उसके कंटेंट में ज्यादातर कैसी बातें थी? ठीक है, इमेजिनेटिव थी सिर्फ, या वाकयातन उसके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ, ऐसा कोई हादसा हुआ जिसकी वजह से उसकी थॉट्स ऐसी हो गई, या किसी बात को लेके वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस तो नहीं था, या फिर उसकी टॉक कॉन्सेप्चुअल थी, ठीक है, ऑर्गेनाइज थी, या डिसऑर्गेनाइज थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें मोस्टली रिलेट हैं आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन से, एक साइकोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन से, कि वो कितना डीपली ऑब्जर्व करके क्लाइंट को उसकी हिस्ट्री ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके थॉट पैटर्न्स मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है इफेक्ट, दैट इज अंडरलाइंग इमोशंस और फीलिंग्स। क्या क्लाइंट आपको कुछ बताते बताते रोने तो नहीं लग गया? ठीक है, क्राइंग स्पेल्स, उसका डिप्रेशन अगर आपको लग रहा है, डिप्रेशन की तरफ उसकी थॉट्स ऐसी हैं, पास्ट की बातों पे वो स्ट्रेस आउट है, मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हो गया। ठीक है, मेरे साथ, या कोई गिल्ट फीलिंग है, या कोई सुसाइडल अटेम्प्ट्स तो नहीं किए हुए। ठीक है, एक्साइटेड था या नहीं, हॉस्टिलिटी तो नहीं है किसी के अगेंस्ट। ठीक है, या ग्रेंडियोसिटी, या अपने आप को ही बहुत अच्छा बताना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और दूसरों की वजह से जो है वो ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो ये कुछ इमोशंस और फीलिंग्स जो ड्यूरिंग केस हिस्ट्री हमारे सामने आएंगी उनको हम मेंशन कर देंगे, या आगे भी सेशंस में हमें पता लगता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि क्लाइंट का जो हिडन फीलिंग्स या इमोशंस हैं वो कैसे हैं। ठीक है, इसी तरह से बिहेवियर भी जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगा। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, म्यूट होते हैं, तो यहाँ मेंशन कर देंगे। कुछ टॉकेटिव होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अब्यूसिव हो सकते हैं, ठीक है, रेस्टलेस हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, एक्साइटेड, और देयर में बी मोटर रिटार्डेशन। ये भी बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, अनयूजुअल जेस्चर्स, ठीक है, आपको कोई जेस्चर्स तो नहीं क्लाइंट दे रहा बार बार, अनयूजुअल हो आपको लगे, कुछ प्रिजर्वेशन या कुछ डिफेंसिव मूवमेंट्स तो नहीं शो कर रहा, कोई भी ऐसी रिपीटेटिव मूवमेंट जो अनयूजुअल हो वो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री वो अबाउट साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री है। ठीक है, अगर आप क्लाइंट से जो है वो बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि कभी उसने बोला कि मैं लड़का होता, काश मैं लड़का होता तो ऐसा हो जाता, या मैं लड़की होती तो इस तरह हो जाता। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको मजीद डिग आउट कर सकते हैं कि आप को ऐसी सोच क्यों आती है ना, यानी आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं, इसमें क्या इश्यूज हैं? तो यहाँ जो है वो जेंडर आइडेंटिफाई, समटाइम्स कुछ लोग पैराफिलिक होते हैं, ठीक है, या किसी को साइकोसेक्सुअल जो है उसमें इश्यूज आ रहे होते हैं, सेक्सुअल जो है उसमें कोई सिम्टम्स आ रहे होते हैं, कुछ सेक्सुअल इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं, सेक्सुअली डिसफंक्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम वो मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है दैट इज साइकोसोमेटिक। ठीक है, अगर क्लाइंट ने आपको वर्बेटम के दौरान ये बताया कि मुझे सर में बहुत दर्द होती है, ठीक है, या जो है पेन्स होती हैं, बॉडीली पेन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की शिकायत, या नोजिया, या दिल का तेज धड़कना, घबराहट, ठीक है, तो ये चीज़ें हम इनको दोबारा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया ये वाकई ही इसकी कोई रीज़न है। ठीक
ठीक है। और अगर नहीं है तो ऐसे सिम्टम्स को हम साइकोसोमेटिक सिम्टम्स कहते हैं, जिनका मेडिकली कोई रीजन ना हो, ठीक है। वो सिर्फ आपकी मेंटल इश्यूज की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपको फिजिकल सिम्टम्स जब आ रहे हो तो फिर हम उसको साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्लाइंट को कोई ऐसी साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है एडिक्शंस का जो है वो क्वेश्चन, कि एडिक्शंस तो नहीं है कोई मेडिकेशन, जैसे हमने पहले भी पूछा, प्रेस्क्राइब्ड और नॉन। समटाइम्स पेशेंट्स खुद से मेडिकेशन कर रहे होते हैं अपनी, ठीक है, जो पहली पुरानी प्रेस्क्रिप्शंस होती हैं, या बस नेट से उन्होंने देख लिया और वो लेनी शुरू कर दी अपने किसी मसले के लिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। कोई ड्रग, नारकोटिक, स्मोकिंग, टोबैको, तंबाकू, अल्कोहल, गैम्बलिंग, इस तरह का कोई सिम्टम है, कोई बात है, तो वो यहाँ से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है फैमिली साइकोपैथोलॉजी, कि आपकी फैमिली में क्या, कभी आपकी फैमिली में किसी को कोई ऐसा मेंटल इशू तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो फिर जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उसकी नेचर क्या थी, वो कब हुआ था, और उसका ट्रीटमेंट लिया गया, और वो उसमें कितनी बेहतरी आई, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। फिर क्लाइंट की अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स, सेशन बाय सेशन हमें आइडिया होता जाएगा कि क्लाइंट पैसिव एग्रेसिव है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, शिजॉइड है, पैरानॉइड है, एंटी सोशल है, बॉर्डर लाइन है। उसकी पर्सनालिटी की टाइप कौन सी है, वो यहाँ हम, कौन कौन सी हैं, दो तीन भी हो सकती हैं, ठीक है, एक भी हो सकती है, तो यहाँ पर जो भी आपको लगे, क्लाइंट से हिस्ट्री लेते हुए, उसके आगे टेस्टिंग करते हुए दौरान जो आपको बात कंफर्म हो, वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। इंटरव्यू बिहेवियर अगेन ओपन था, क्लाइंट सिक्रेटिव था, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि हिस्ट्री जो है वो जूनियर्स ले रहे होते हैं, और थेरेपी कोई जो कोई साइकोलॉजिस्ट होता है, सीनियर होता है, उसको वो ले रहा होता है, ठीक है। तो ये बातें इसीलिए हम मेंशन कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट अगर किसी और ने थेरेपी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए इजी हो जाए, ठीक है, उसको एग्जैक्ट सिम्टम्स पता हो, उसको उसके दोबारा सारी क्वेश्चनिंग ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये भी एक फायदा है केस हिस्ट्री का, कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो केस हिस्ट्री ले रहे हैं और फिर बाद में वो किसी और को रेफर कर दें, या हो सकता है कि आप किसी की सुपरविजन में काम कर रहे थे और आपको टास्क दिया गया कि आप जो है केस हिस्ट्री लें और हम बाद में उसको थेरेपी देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीजें मेंशन कर देंगे। क्लाइंट ओपन था, सिक्रेटिव था, एंशियस था, रिलैक्स था, या विड्रॉन था, कोऑपरेटिव था, या फिर एग्रेसिव था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं क्लाइंट की स्ट्रेंथ्स। यहाँ पे कौन सी स्ट्रेंथ्स लिखनी है, रिलेटेड टू देयर इशू, ठीक है, कि क्लाइंट कितना मोटिवेटेड है ट्रीटमेंट के लिए, कितना मोटिवेटेड है थेरेपी के लिए, ठीक है। क्योंकि थेरेपी जो होती है ना, वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की मर्जी से नहीं आगे प्रोसीड हो सकती जब तक कि क्लाइंट मोटिवेटेड ना हो उसको करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली थेरेपी में सारा काम जो होता है वो क्लाइंट का होता है, ठीक है। उसी ने अपनी थॉट्स को जो है वो रिफ्रेम करना होता है, उस पर काम करना होता है, उसको जो टास्क दिए जाए उसने करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने देख लेना है कि क्लाइंट कितना मोटिवेटेड है। अगर तो वो खुद आपके पास आया है और वो आपको बता रहा है कि मैं इस चीज से बाहर निकलना चाह रही हूँ, तो इट्स मीन कि उनकी डिग्री ऑफ इंसाइट या मोटिवेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, वो मोटिवेटेड है ट्रीटमेंट के लिए। बट अगर कोई बाय फोर्स उनको लेकर आया है तो उनकी मोटिवेशन कम होगी। फिर उससे पहले हमें उनके साथ अच्छी सी रेपो बिल्ड करनी होगी ट्रीटमेंट से पहले, फिर हमारा काम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमें उनको अच्छे से साइको एजुकेट करना होगा, हमें उनको जो है वो बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस बताने होंगे कि अगर आपने ना थेरेपी प्रोसीड की अपने लिए, तो आपको फ्यूचर में जो है वो कितनी कितनी मुश्किलात जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ्स क्लाइंट की मेंशन कर देंगे, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, उनके टैलेंट्स कितने हैं, ठीक है, वो कितने ज्यादा मोटिवेटेड हैं थेरेपी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास टेंटेटिव डायग्नोसिस। उसको आपने कैसे लिखना है, स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा। अंडर द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, दैट इज DSM-5, अ डायग्नोसिस इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग द स्पेसिफायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्लाइंट की हिस्ट्री देख लेनी है अच्छी तरह, उसके सिम्टम्स देख लेने हैं। मोस्टली जो ज्यादा, क्योंकि टेंटेटिव डायग्नोसिस है, बाद में टेस्टिंग के बाद चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक जो आपको लग रहा है कि DSM के इस डिसऑर्डर के इस क्राइटेरिया के साथ मोस्टली सिम्टम्स जा रहे हैं क्लाइंट के, तो वहां पर फिर फिलहाल हम टेंटेटिव डायग्नोसिस लिख देंगे। किस तरह से, कि सबसे पहले ये जो है वो हमने कॉमास लगा देने हैं, उसके अंदर हमने पहले कोड लिख देना है, ठीक है। जो भी डिसऑर्डर आपको लग रहा है कि ये इस डिसऑर्डर का क्लाइंट है, वो कोड आपने मेंशन करना है, देन डिसऑर्डर का नाम, और ब्रैकेट में अगर कोई स्पेसिफायर है तो वहां पर हमने वो मेंशन कर देना है, ठीक है।
नेक्स्ट रिकमेंडेशंस आ जाती हैं लास्ट में। ठीक है, आपने जो भी डिसऑर्डर टेंटेटिव डायग्नोसिस में डिसऑर्डर मेंशन किया है उसके हिसाब से क्लाइंट के लिए कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होने चाहिए और कौन कौन सी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस होनी चाहिए, उनके नाम जो हैं वो यहाँ पर आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक बार एक और टर्म एक और सेक्शन भी हो सकता है कि किस केस हिस्ट्री में अगर आप किसी के सुपरविजन में काम कर रहे हैं, दैट इज केस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वहां पर जो आपके सुपरवाइजर्स होंगे वो आपने वहां पर रीजंस लिखने होंगे। ठीक है, केस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने रीजंस लिस्ट डाउन करने हैं कि इस रीजन के या इस क्राइटेरिया के या इस सिम्टम के बेसिस पे हमने ये डायग्नोसिस दिया है। ठीक है, फिर वहां पे आपकी डिस्कशंस हो सकती हैं सुपरवाइजर्स के साथ। देन जो है वो अगर वो ठीक होता है आपका तो वो कंफर्म कर देंगे, अगर उसमें कुछ जो है वो चेंजिंग्स करनी होंगी तो वो आपको बता देंगे कि नहीं इस तरह नहीं इस तरह होगा, या आफ्टर टेस्टिंग आप उनको कंप्लीट जो है अपना केस दे सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है आफ्टर सेशंस, या अगर आपने सिर्फ जो है वो हिस्ट्री लेनी थी और आगे आपने किसी और को रेफर करना है, आप नहीं देना चाह रहे क्लाइंट को आगे सेशन, तो यहाँ पर हम डेट ऑफ टर्मिनेशन या फिर और उसके बाद डेट भी लिखनी है और रीजंस भी लेने कि आपने क्यों सेशन टर्मिनेट किया। ठीक है, तो अगर आप एक सेटिंग में बैठे हुए क्लिनिकल सेटिंग में तो दो तरह की टर्मिनेशन हो सकती हैं, एक है यूनिलेटरल एंड सेकेंडली इज बायलेटरल। ठीक है, यूनिलेटरल कौन सा होगा कि यकतरफा टर्मिनेशन है। ठीक है, क्लाइंट या साइकोलॉजिस्ट दोनों में एक तरफ एक ने जो है वो टर्मिनेट कर दिया है अपनी मर्जी अपनी रीजंस की बेसिस पे। ठीक है, और बायलेटरल ये होगा कि साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट दोनों की रजामंदी से जो है वो सेशन टर्मिनेट हुआ। हो सकता है कि क्लाइंट ठीक हो गया हो, थेरेपीज कंप्लीट हो गई हो, तो वहां पर फिर हम एक टर्मिनेशन लेटर जो है वो देते हैं क्लाइंट को, उससे सिग्नेचर भी ले लेते हैं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो कि हमारे यकतरफा रजामंदी से सेशन जो है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीजंस दे देंगे। तो ये था हमारा आज का केस हिस्ट्री फॉर्म, जिसमें हमने डिटेल क्लाइंट की हिस्ट्री किस तरह से लेनी है वो हमने पढ़ा, देख सीखा और समझा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।